अगर मैं कहूं पृथ्वी सिर्फ घूम नहीं रही, वह खुद को बचा रही है। अभी, ठीक अभी, सूर्य की सतह पर विस्फोट हो रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस, लाखों टन चार्ज्ड पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फैलते हुए हमारी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वे सीधे आप तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र फैला है, मैग्नेटोस्फीयर। लेकिन यह केवल पृथ्वी के कुछ हजार किलोमीटर तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र सूर्य की दिशा में दबता है और विपरीत दिशा में लाखों किलोमीटर तक फैल जाता है, एक लंबी चुंबकीय पूंछ की तरह। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी का यह अदृश्य कवच कभी कभी चांद की कक्षा से भी आगे तक फैल सकता है, विशेषकर जब सौर गतिविधि कम हो। हम एक ग्रह पर नहीं, एक चलती हुई चुंबकीय संरचना के भीतर रह रहे हैं। विज्ञान इसे एक चुंबकीय ढाल कहता है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह केवल ढाल है या एक प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र? पृथ्वी के भीतर गहराई में पिघला हुआ लोहा बह रहा है, लिक्विड आयरन आउटर कोर। उसकी गति से उत्पन्न होता है एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र। इसे कहते हैं जियोडायनमो इफेक्ट। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने सैटेलाइट मिशंस के माध्यम से इस क्षेत्र को मैप किया है। पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अंदर से गतिशील है और उसकी यही आंतरिक गति उसकी रक्षा बन जाती है। और 2023 में कुछ भूभौतिकी अध्ययनों ने एक और संकेत दिया। संभव है कि पृथ्वी का इनर कोर लगातार एक दिशा में घूम नहीं रहा, बल्कि उसकी गति बदलती रहती है, कभी धीमी, कभी उलटी, कभी ऑसिलेट करती हुई। क्या धरती का हृदय भी किसी अदृश्य लय में धड़कता है? सूर्य लगातार एक प्लाज्मा स्ट्रीम भेजता है, सोलर विंड। यह जब पृथ्वी से टकराता है तो मैग्नेटोस्फीयर सिकुड़ता है, फिर फैलता है। यह स्थिर दीवार नहीं, यह प्रतिक्रिया करता है। और कभी कभी यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, यह धड़कता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सोलर विंड के दबाव के साथ मैग्नेटोस्फीयर संकुचित और विस्तारित होता है, मानो वह सांस ले रहा हो। नासा ने इस फ्लक्चुएशन को डेटा से ध्वनि में बदलकर सुना भी है। मैग्नेटोस्फीयर की गतिविधि को सोनिफाई किया गया और वह सचमुच एक गूंज जैसी प्रतीत होती है। क्या यह कवच सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि गूंजता भी है? क्या यह संभव है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जो अंतरिक्ष के साथ तालमेल में धड़कता है? यह जीवित होने का दावा नहीं, लेकिन यह स्थिर पत्थर का व्यवहार भी नहीं। कभी कभी चुंबकीय रेखाएं टूटती हैं और फिर जुड़ती हैं। इसे कहते हैं मैग्नेटिक रिकनेक्शन, और उसी क्षण आसमान में रंगीन रोशनी फूट पड़ती है, ऑरोरा बोरियालिस। लेकिन यह सिर्फ सुंदर रोशनी नहीं है। जब चार्ज्ड पार्टिकल्स ऊपरी वायुमंडल से टकराते हैं तो वे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक्साइट कर देते हैं, और उस एक्साइटेशन की चमक हजारों किलोमीटर तक दिखाई देती है। क्या यह संभव है कि हम हर ऑरोरा में एक अदृश्य युद्ध का परिणाम देख रहे हैं? एक युद्ध जो हमारे ऊपर चल रहा है ताकि हम नीचे सुरक्षित रह सकें। और यह युद्ध मौन नहीं है। स्पेसक्राफ्ट मेजरमेंट्स बताते हैं कि इस टकराव के दौरान अंतरिक्ष में अदृश्य विद्युत धाराएं बहती हैं, हजारों किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक करंट्स, जो पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल सर्किट की तरह काम करती हैं। इन विद्युत धाराओं को बर्कलैंड करंट्स कहा जाता है। ये प्लाज्मा की स्पाइरल धाराएं पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास बहती हैं और ऑनरोरा के समय सक्रिय हो उठती हैं। कुछ शोध यह संकेत देते हैं कि ऐसी धाराएं केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के बड़े पैमाने पर भी देखी गई हैं। क्या हम केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय विद्युत नेटवर्क का हिस्सा हैं? क्या हम केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि एक ग्रह आकार की विद्युत प्रणाली के भीतर रह रहे हैं? और यह केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, कुछ पक्षी, समुद्री कछुए, यहां तक कि कुछ बैक्टीरिया भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दिशा तय करने के लिए उपयोग करते हैं। उनके भीतर एक सूक्ष्म जैविक कंपास काम करता है। क्या पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड केवल रक्षा नहीं, बल्कि दिशा भी देता है, और वह भी कौशिकीय स्तर पर? लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल फिजिक्स है या एक विशाल फीडबैक सिस्टम? कल्पना कीजिए, अगर यह कवच
कमजोर हो जाए। इतिहास में जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हुए हैं। 1859 कैरिंगटन इवेंट, टेलीग्राफ लाइनों में आग लग गई थी। आज अगर वैसा हो तो सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स, जीपीएस सब प्रभावित हो सकते हैं। मतलब हमारी आधुनिक सभ्यता एक अदृश्य क्षेत्र पर निर्भर है। और सिर्फ सभ्यता ही नहीं, अगर यह चुंबकीय क्षेत्र कभी बना ही ना होता तो क्या पृथ्वी पर जीवन टिक पाता? वैज्ञानिक मानते हैं बिना इस कवच के सौर हवाएं धीरे धीरे वायुमंडल को छीन सकती थीं, जैसे मंगल के साथ हुआ। और यही कारण है कि अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन पृथ्वी की सतह तक पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाती। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष में बिना सुरक्षा के कुछ ही मिनटों में मानव कोशिकाएं गंभीर क्षति झेल सकती हैं? पृथ्वी का यह चुंबकीय कवच सिर्फ तकनीक नहीं बचा रहा, यह जैविक संरचना की रक्षा कर रहा है। मार्स पर आज एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और उसका वातावरण अधिकांशतः अंतरिक्ष में खो चुका है। तो क्या पृथ्वी का कवच सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि अस्तित्व की शर्त है? क्या हम सच में जमीन पर रहते हैं या एक सुरक्षात्मक बुलबुले के भीतर? विज्ञान पृथ्वी को जीवित नहीं कहता, लेकिन कुछ गुण रोचक हैं। आंतरिक ऊर्जा स्रोत, बाहरी आक्रमण से रक्षा, निरंतर अनुकूलन। हर जीव के पास एक इम्यून सिस्टम होता है। क्या ग्रहों के भी अपने रक्षा तंत्र हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने एक साहसी विचार रखा था, गाया हाइपोथेसिस। यह दावा नहीं करता कि पृथ्वी सचमुच जीवित है, लेकिन यह प्रश्न उठाता है, क्या पृथ्वी की प्रणालियां मिलकर ऐसा व्यवहार करती हैं जो जीवन जैसा दिखता है? वायुमंडल, महासागर, चुंबकीय क्षेत्र, जीवमंडल, क्या यह सब मिलकर एक संतुलित तंत्र बनाते हैं या हम उसमें पैटर्न देख रहे हैं जहां केवल भौतिकी काम कर रही है? यह दावा नहीं, यह प्रश्न है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक जैसा नहीं रहा। अतीत में मैग्नेटिक पोल रिवर्सल्स हुए हैं और यह परिवर्तन सिर्फ दिशा का उलट जाना नहीं होता। कुछ शोध संकेत देते हैं कि रिवर्सल के दौरान चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से कमजोर हो सकता है। अगर कवच क्षण भर के लिए भी ढीला पड़े तो क्या पृथ्वी का संतुलन बदल सकता है? वैसे भी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान नहीं है। साउथ अटलांटिक एनोमली नामक क्षेत्र में यह असामान्य रूप से कमजोर है। सैटेलाइट्स और आईएसएस जब इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो उन्हें अतिरिक्त विकिरण एक्सपोजर मिल सकता है। क्या पृथ्वी का कवच हर जगह समान नहीं बल्कि कहीं कहीं पतला है? यह भय की कहानी नहीं, यह परिवर्तन की कहानी है। उत्तर दक्षिण बन गया, दक्षिण उत्तर। NASA के अनुसार यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। अतीत में कई बार उत्तर और दक्षिण ध्रुव अपनी जगह बदल चुके हैं, लेकिन यह हमें याद दिलाती है पृथ्वी स्थिर नहीं, वह इवॉल्व हो रही है। क्या कवच भी बदलता है? क्या सुरक्षा भी रूप बदलती है? पृथ्वी के चारों ओर एक और सटल फिनोमिनॉन है, शूमन रेजोनेंस। लाइटनिंग स्ट्राइक्स आयोनोस्फीयर और सरफेस के बीच स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। कुछ लोग इसे मैजिकल बना देते हैं, लेकिन विज्ञान इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैविटी रेजोनेंस कहता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी जांचा है, क्या सौर गतिविधि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल के विद्युत व्यवहार को प्रभावित करती है? और यदि वातावरण बदलता है तो क्या वह सूक्ष्म स्तर पर जीवित तंत्रों को भी प्रभावित कर सकता है? यह दावा नहीं, लेकिन अध्ययन जारी है। फिर भी प्रश्न बचता है, क्या हम सिर्फ पृथ्वी पर रहते हैं या उसके विद्युत चुंबकीय वातावरण के भीतर? जब सोलर विंड तेज होती है, मैग्नेटोस्फीयर प्रतिक्रिया देता है। जब आंतरिक कोर बदलता है, चुंबकीय रेखाएं शिफ्ट होती हैं। पृथ्वी इनर्ट पत्थर नहीं लगती, वह डायनामिक सिस्टम है और हम उसी सिस्टम के भीतर सांस ले रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर एक क्षण के लिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह शांत हो जाए, कोई ऑरोरा नहीं, कोई विक्षेप नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, सिर्फ खुला अंतरिक्ष, क्या हम तब भी वही पृथ्वी होते जिसे हम घर कहते हैं? अगर जीवित होने का अर्थ है प्रतिक्रिया देना, अनुकूलन करना, स्वयं को संरक्षित रखना, तो पृथ्वी कहां खड़ी है? यह दावा नहीं, यह खुला प्रश्न है। क्या पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह है
या एक संरचनात्मक जीवंत प्रणाली? और अगर यह कवच हमारी रक्षा कर रहा है, तो क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसा ही अदृश्य क्षेत्र है जो हमें बचाए हुए है? सूर्य का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ग्रहों का अपना है। पूरी सौर प्रणाली एक विशाल मैग्नेटिक बबल, हीलियोस्फीयर के भीतर घूम रही है। और याद रखिए, हमारी आकाश गंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं। हर तारे का अपना चुंबकीय प्रभाव है। क्या चुंबकीय क्षेत्र ब्रह्मांड की एक सामान्य भाषा है? ब्लैक होल के चारों ओर भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पाए गए हैं। न्यूट्रॉन तारे, जिन्हें मैग्नेटार्स कहा जाता है, ब्रह्मांड के सबसे तीव्र चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं। क्या चुंबकीय शक्ति सिर्फ ग्रहों की नहीं, तारों और चरम पिंडों की भी पहचान है? क्या सुरक्षा सिर्फ जीवों की नहीं, संरचनाओं की भी प्रवृत्ति है? क्या हम केवल पृथ्वी के नहीं, बल्कि सूर्य के भी कवच के भीतर हैं? और पृथ्वी अकेली नहीं है। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र इतना विशाल है कि उसकी प्लाज्मा टेल सूर्य से भी आगे तक फैल सकती है। सैटर्न का भी अपना मैग्नेटोस्फीयर है। क्या सभी ग्रह अपने अपने चुंबकीय हस्ताक्षर लेकर चलते हैं? क्या मैग्नेटिक फील्ड केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि एक ग्रह की पहचान है? अगर सुरक्षा ब्रह्मांड की एक प्रवृत्ति है, तो क्या हम अलग अस्तित्व हैं या उसी प्रवृत्ति का चलता हुआ विस्तार? अगर पृथ्वी का कवच उसे बचाता है, तो क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसा ही अदृश्य क्षेत्र है जो हमें टूटने से बचाता है? अगली कड़ी में, क्या मानव मस्तिष्क का विद्युत क्षेत्र पृथ्वी के इस चुंबकीय कवच से किसी सूक्ष्म स्तर पर तालमेल रखता है?